जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि मैंने मध्यम वर्ग के ऊपर बहुत सारी स्टोरीज़ की हैं और मैंने ये भी लिखा है कि चंद लोगों को छोड़ के मध्यम वर्ग ही वो वर्ग है जिसकी रीढ़ की हड्डी जा चुकी है और वो सड़क पर नहीं आ सकता है। तो भारत के मध्यम वर्ग से कोई उम्मीद ना करें, क्योंकि मध्यम वर्ग का एक पेट वाक्य है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? तो मध्यम वर्ग दरअसल एक ऐसा वर्ग है जिसके ऊपर जितने भी चाबुक लगाने सरकार को लगा सकती है टैक्स के, और वो कुछ नहीं बोलेगा, वो सहता रहेगा। सुजाता जी, आपके पास आता हूँ। ना रेवड़ी, ना हिंदुत्व, ना वर्ल्ड कप, ना G20, सब कुछ तो फेल हो गया। लेकिन आपको भी कुछ ऐसा लाना पड़ेगा जो लोगों को आकर्षित करे। उसमें से 2 मुद्दे तो मैंने पहले उठाए थे। एक मुद्दा तो मैंने काफ़ी चर्चा भी किया था, यूबीआई का, यूनिवर्सल बेसिक इनकम का, जहाँ पर आप वो ओरिजिनल स्कीम जो राहुल गांधी ने कही थी 2018-19 के अंदर कि भई आप 5-6 हज़ार रुपए महीना देंगे, तो कम से कम उन महिलाओं को दें जो 18 से ऊपर की हैं और जो नॉन इनकम टैक्स पेयी हैं या जो नौकरी कर रही हैं, उनको नहीं, जो बाकी सारे बचे हुए हैं। 80% महिलाएँ काम नहीं करती भारत में, मैं आपको बताऊँ। सिर्फ 20% महिलाएँ ही वर्क फोर्स में, हर 5 में से 1 महिला काम करती है। मैं इसका मतलब ये नहीं कि 4 महिलाएँ काम नहीं करती, वो घर में काम करती हैं। लेकिन वो महिलाएँ हैं जिनको उसका प्रतिसाद नहीं मिलता है कुछ भी। तो उस वर्ग को मैंने कहा था कि 5 से 6 हज़ार का यूनिवर्सल बेसिक इनकम अगर आप अनाउंस करते हैं इंडिया गठबंधन की ओर से और एक पूरे भारत के लिए ₹500 का सिलेंडर देते हैं, क्योंकि मैं तो पूछता हूँ कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश लकी है, 500 का सिलेंडर मिल जाएगा। आप बताइए मेरा क्या दोष है महाराष्ट्र में बैठ के, या धनंजय बाबू का क्या दोष है कि मुझे ₹500 सिलेंडर नहीं मिलता, मैं ₹1200 देता हूँ। किस लिए? तो पूरे इंडिया के लिए आप अनाउंस कीजिए। आप 3 दिसंबर के बाद वक्त आ गया कि अपने पत्ते खोलना शुरू कीजिए आप। सुजाता पॉल जी। जी, देखिए जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल निश्चित तौर पर जब इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के जैसे-जैसे करीब जाएगा, वैसे-वैसे पत्ते खोले जाएँगे। और ये भी बात सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए आप कि कैसे हर उस चीज़ को जो छत्तीसगढ़ की सरकार या हमारे हिमाचल प्रदेश की सरकार या राजस्थान की सरकार अच्छा काम कर रही है, उसको देखकर ये एकदम सत्ते में आ गए हैं। ये भूल गए हैं कि इनका जन्म तो बस जुम्मे-जुम्मे अभी हुआ है, लेकिन इन्होंने सोचा कि ये ऐसा दिखाएँगे कि बस मैं सब कुछ जानता हूँ। होता ये है दरअसल कि आप जब किसी फ़िल्म में काम करते हैं ना, तो जो एक्टर है उसी को सारा क्रेडिट मिलता है। जो पीछे डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, वो जो मेहनत करता है वो दिखाई नहीं देता कई बार। और वही चीज़ है कि जब नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के सामने आए तो उन्होंने जिस चीज़ पर खेला था वो नफ़रत ही थी, क्योंकि उनकी इमेज एक नफ़रती मुख्यमंत्री के तौर पर पूरे देश में थी। और वो वाली चीज़ को अट्रैक्ट करने वाले जो लोग थे, वो उनकी तरफ ज़रूर गए और मगर जो बाकी लोग थे क्योंकि इस देश में लोकतंत्र बहुत मजबूती से स्थापित हुआ, बहुत सारी पार्टियाँ हुई और आप और मैं हम वही लोग हैं जो कहते थे कि अरे लोकतंत्र का पर्व है चुनाव और जितने ज़्यादा यहाँ पे पार्टियाँ हैं, उतनी ज़्यादा आपके पास ऑप्शन है। आज इसी चीज़ का फ़ायदा इन्होंने उठाया है और जो फेस इन्होंने जिस एक्टर को हीरो के रूप में प्रोजेक्ट किया था, वो केवल एक कागज़ी हीरो बन के रह गया क्योंकि उसके पीछे जो मेहनत थी, वो कपट वाली थी। और वो जो डायरेक्शन थी, वो कपट वाली थी और मैं बात कर रही हूँ चाहे आरएसएस की बात कर लीजिए, चाहे भाजपा की विचारधारा की बात कर लीजिए। लेकिन होता ये है दरअसल वोरा जी कि अगर आप दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को देखें तो कांग्रेस पार्टी संघर्ष से निकली हुई पार्टी, देश की आजादी के लिए लड़ती हुई पार्टी, उन लोगों की पार्टी उन लोगों के वंशज हैं हम आज, जिन लोगों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था देश के लिए। एक भी ऐसा नेता नहीं है भाजपा या आरएसएस में जिसके पूर्वज ने आरएसएस या जनसंघ टाइप का जो भी संस्था उस वक्त रही होगी, जहां से वो निकल रहे होंगे, पॉलिटिकल एक्टिविज्म में आने की कोशिश कर रहे होंगे। पहले तो आरएसएस के माध्यम से ही करना चाहते थे। ये तो सरदार पटेल थे जिन्होंने ये शर्त रखी थी कि आप पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, आप संविधान में विश्वास करेंगे, आप तिरंगे को फहराएंगे और उसका मान करेंगे। बहुत सारे लोगों को शायद ये पता भी नहीं है आज और इसी कारण इन्होंने ये किया भी, लेकिन ये इन चीजों में विश्वास नहीं करते। लेकिन जिस पार्टी के विरोध में ये खड़े थे, उनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा बता दीजिए जिसने भगवा ध्वज ही लेकर अंग्रेजों के सामने खड़े होने की
हिम्मत दिखाई हो, एक फोटो ऐसी दिखा दें कि भगवा ध्वज ही लेकर ये खड़े हुए अंग्रेजों के सामने अपने प्राणों की आहुति देने के लिए। तो सच्चाई है कि जिन लोगों ने सब कुछ गंवाने में पीछे नहीं हटे, हमारे जैसे लोग जो एक्टिविज्म में थे या अपने अपने कामों में थे, हम लोग क्यों सामने आए? क्योंकि ये समझ में आ गया हमें कि अब देश को हमारी जरूरत है। आज ये चिंता नहीं होती मेरे जैसे लोगों को कि मेरी जान का क्या होगा, मुझे सोच समझ के बोलना चाहिए, कहीं मेरे ऊपर कुछ कोई एक्शन ना हो जाए। हम तो कफन बांध के आए हैं अपने देश के लिए। और जहां तक मोदी जी की बात है, तो फुल सर्कल कहते हैं ना अंग्रेजी में, फुल सर्कल, ही हैज कम अ फुल सर्कल विद इन दीज 9 years। और वो कैसे? जिस स्टेडियम का जाके उन्होंने नाम बदला, उसी स्टेडियम ने उनका नाम बदल के रख दिया। बताइए सच है या नहीं? वो सोच रहे थे कि उस स्टेडियम के माध्यम से वो दुनिया में पता नहीं क्या दिखाएंगे कि मेरे नाम का स्टेडियम था, वहीं पे मैं बैठा था और वहां पे ये हो गया। देखिए, सबको दुख हुआ जब हमारी जो टीम है वो हारी, लेकिन हमें कितना गर्व है हमारी टीम पर आज भी। ये तो पहली बार हुआ कि पूरा देश जो है वो एक साथ आकर बोल पा रहा है, क्योंकि वही जो वोटों में विभाजित होता था ना, वो 66%, वो आज एक साथ होकर एक सुर में बोल रहा है। तो वो जो 33% में से लोग होते जो अटैक करते हमारी टीम पर कि अच्छा नहीं खेला, हरा दिया, उनकी आवाजें दब गई। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। इसलिए जब आप रेवड़ी की बात करते हैं, इस पर भी मुझे बड़ी हंसी आती है कि जिनका संविधान बनाने में कोई योगदान नहीं, उन्हें तो यही नहीं पता कि भारत एक कई राज्यों का संघ है। वो तो इसी के ऊपर कई बार सवाल उठाते थे कि राहुल गांधी जी ने ये कैसे कहा। भाई, आप ठीक से पढ़ ही लेते आर्टिकल 1 तो आपको पता होता। लेकिन यही होता है जब इनके प्रवक्ता ये बता देते हैं, क्योंकि प्रवक्ता जो बोलता है उसी से पता चल जाता है कि आपकी पार्टी किस तरह से सोचती है। क्या आपको फर्रे मिलते हैं उनमें से आप पढ़ के बताते हैं, या अपना दिमाग भी लगा सकते हैं? हमारी पार्टी में अगर कुछ भी चीज कभी गलत होगी तो क्या आपको लगता है कि हम आवाज नहीं उठाएंगे, हम बोलेंगे नहीं? ऐसा हो ही नहीं सकता। और इसका मैं खुद अपना उदाहरण अगर मैं दूं, तो मेरी माताजी कांग्रेस पार्टी की नेता थी, और मैं उनको कई बार बोलती थी मैं पार्टी के खिलाफ लिखने जा रही हूँ, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? वो कहती तुम्हारी मर्जी है। तो फिर जब मैं उन्हें बताती थी क्या लिखा मैंने, तो वो कहती तुम तो सवाल कर रही हो, तुमने खिलाफ कहाँ लिखा? और ये वाला जो जो सीख मुझे अपने परिवार के अंदर मिला, आज मुझे मेरे देश से गायब होता दिख रहा है। मगर प्रधानमंत्री जी जो हैं वो झूठ, जुमले, फरेब, और जिस संविधान के तहत कल्याणकारी राज्य बनाया गया देश को, उसके कल्याणकारी स्कीम्स का अधिपत्य अपने तक रखने के लिए उन्होंने ये रेवड़ी शब्द का इस्तेमाल किया। तो इस देश में जो लोग टैक्स देते हैं, पूरी दुनिया में लोग टैक्स इसीलिए देते हैं क्योंकि उनकी सुविधाएं उनको मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह का देश है, उसमें अलग तरीके से हम आगे बढ़े हैं, हम एक अलग ही तरीके के लोकतंत्र रहे हैं। मगर प्रहार जो हुआ है मोदी जी के आने के बाद से, वो बड़ा दुखदाई है कि हम जो कल्याणकारी योजनाएं विपक्ष की सरकारों द्वारा होती है, उनके लिए कह देते हैं कि ये रेवड़ी है, और जहां पे भी भाजपा की सरकार है वो कह देते हैं कि मोदी जी कर रहे हैं। तो आप देखिए कि कितने तरह से मार मारा जा रहा है हमारे देश को, जो एक संघीय ढांचा है। मगर अगर मैं ये बात भी करूं कि इनको बड़ा बुरा लगा, देखिए अब कैसे चीजें बदलती हैं। इन्होंने, आप कह रहे हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं, आप ये मत सोचिए कि दूसरा पुलवामा नहीं कर सकते, ये दूसरे तरीके की कोई और चीज ला सकते हैं। सतपाल मलिक जी ऑलरेडी कह चुके हैं ये तो मंदिर में भी कुछ करवा सकते हैं। तो अगर मैं उधर ना भी जाऊं तो आप देखिए कि उत्तराखंड में सिलक्यारा टनल, कैसे वहां पर 41 लोग फंसे हुए हैं, क्या उसका इवेंट मैनेजमेंट नहीं हो रहा? 12 नवंबर से मैं सुन रही हूं कि आज निकल जाएंगे मजदूर, 12 तारीख से, और कोई दिन ऐसा नहीं गया जब ये नहीं कहा गया कि अब बस थोड़ी ही देर या 2-3 दिन। ये जनरल वीके सिंह जो 3 बार यहां आ चुके हैं जब से यह हादसा हुआ है, और नितिन गडकरी, दोनों ने कहा, दोनों ने यह भी कहा, देखिए और बहुत महत्वपूर्ण है समझना, कि मोदी जी का अब कोई काम नहीं चलेगा, क्योंकि अंदर से जब तक विस्फोट नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी में, तो ना तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बचा सकती है, ना इनके नेता अपने आप को जनता के आक्रोश से बचा सकती है। इसलिए आज
यहाँ पर उत्तराखंड में जहां से मैं आती हूँ, मैं सुन रही हूँ कि अधिकारी क्या बोल रहे हैं। मैं आपको एक न्यूज़ आइटम भेजूँगी, जो एक ऐसे चरण चाटुकार पत्रकार का है, जिन्होंने इस बार मुख्यमंत्री की प्रशंसा करने के बजाय उनको और उनकी सरकार को बचाने की कोशिश में ये तक कह दिया कि केंद्र जो है वो बता ही नहीं रहा था राज्य को कि क्या हो रहा। तो सवाल क्यों उठा रहे हैं आप? तो कहते हैं मोदी जी करेंगे सब कुछ। मतलब कि अपनी जान पर जब आती है ना, तो भाजपा वाले भी अपने आप को बचाएंगे। अधिकारी तो बचाएगा ही ना, अधिकारी को क्या लेना देना भाई, उसको तो नौकरी करनी है। और कौन सा मोदी जी उसको वैष्णव जी की तरह या जयशंकर की तरह सबको बना देंगे मंत्री। तो इसलिए समझ लीजिए कि इनका समय समाप्त हो गया और बहुत तेजी से समाप्त हुआ। इस बार देखिए, मैं एक बात को मानती हूँ कि भाजपा जब भी जाएगी, मैं कोई टाइम नहीं दे रही हूँ, जब भी जाएगी ये हमेशा के लिए जाएगी। क्योंकि होता यह है कि आप जब अपने दुश्मन से लड़ रहे हैं, तो आप एक जंग लड़ रहे होते हैं। जब आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी से लड़ रहे होते हैं, तो आप एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे होते हैं देश की बेहतरी के लिए। हर एक कोई देश को बातें बताता है कि हम ये करेंगे, क्या क्या कर सकते हैं, और जो आता है सरकार में वो उन चीजों को करने की कोशिश करता है, अपनी क्षमता के हिसाब से वो कर देते हैं। लेकिन यहाँ ना तो क्षमता थी, ना नियत थी, और ना इन्होंने कुछ किया। तो एक ही व्यक्ति को ये आगे बढ़ाते रहे। दो व्यक्ति की हम बात करते थे, हाँ गुजरात से कुछ और छोटे मोटे होंगे, लेकिन उनके ऊपर मुझे जो दिखता है वो दो के बजाय अब तो एक ही बंदा दिखता है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक और कहानी बता रही हूँ, और ये आखिरी बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगी कि कैसे इनकी चीजें अब समाप्त हो रही हैं। जिस नवयुगा कंपनी के ऊपर कई सारे आरोप लगे, जो आंध्र प्रदेश की कंपनी है, इनका एक लिंक अडानी वाला भी निकल के आया है। वो क्या लिंक है कि एक पोर्ट है जिसको टेक ओवर करने की कोशिश करी जा रही थी अडानी के द्वारा बहुत समय से, और वो हो नहीं पा रहा था। आखिर में ये हुआ कि गवर्नमेंट ने, जो डिपार्टमेंट अलाउ करता है कि आप इसको टेक ओवर कर सकते हैं, उन्होंने इनको अलाउ किया कि आप उसमें से 75% खरीद सकते हैं नवयुगा से। तो 75% उन्होंने खरीदा अडानी ने, और उसके बाद जो 25% था वो गवर्नमेंट ने उसका टेक ओवर कर लिया। तो आप समझ लीजिए कि अडानी के अलावा कोई नाम नहीं है। तो भाई दुश्मन तो आप इसी तरीके से बना रहे हैं ना। तो आखिर में तो लोग संगठित, जो उद्योग, जो व्यापार के से संबंधित लोग हैं पूरे देश में, जब उन्हें समझ में आएगा तो वो भी होंगे। आप नफरत की खेती कब तक करेंगे? फसल तो कट जाएगी, बीज कहां से और लेके आएंगे? क्योंकि नफरत से ज्यादा मोहब्बत ही काम करने वाली है, और वही होने वाला है। इसलिए इनका कुछ भी काम नहीं करेगा, और अब इनके जाने का समय इसीलिए आया है।